जो भारत की क्षमता है, जो इनहेरेंट कैपेसिटीज थी, जो शायद पहले परखी नहीं गई थी, उनको उजागर करने का काम हुआ है मोदी जी की प्रेरणा से। हम स्पेस के क्षेत्र में लगभग प्रथम श्रेणी में आकर के खड़े हो गए, यहाँ तक कि अब आज हम अमेरिका के सैटेलाइट्स लेकर के वहाँ से पैसे कमा रहे हैं जो हमसे आगे हुआ कर। ये मिशन भी हिंदुस्तानी, इसको बनाने वाले भी हिंदुस्तानी, नट बोल्ट से लेकर के अंत तक हिंदुस्तानी, और इसमें यात्रा करने वाले भी हिंदुस्तानी। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज नए साल के पहले एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके अलावा इनके और भी अनेक कई अहम पोर्टफोलियो हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण डायलॉग्स। सर, शुरुआत करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, जो कि अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर पहुंच गई है और ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख को एक मेगा रैली होगी श्रीनगर में, जहां पे 2 दर्जन से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री पैन इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी। 2024 की तैयारी के रूप में इसको माना जा रहा है, इस रैली को माना जा रहा है। क्या कहेंगे इस रैली के बारे में और कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से है ये? आम जनमानस में इसकी इतनी चर्चा नहीं है, थोड़ी बहुत मीडिया में चर्चा जरूर है, वो भी चूंकि कांग्रेस के नेता स्वयं चर्चा बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत उनको हाइप मिले। लेकिन इससे भी, इसके अतिरिक्त एक मूल प्रश्न जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप जैसे पत्रकार और विश्लेषक भी उसका उत्तर तलाशेंगे, कि जब झंडा चढ़ाने पर मनाही थी तब कांग्रेस वालों ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय में बाधा बने हुए थे, और वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक ही मौक़िफ़ लेकर के, एक ही स्टैंड लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के लगभग 7 दशक संघर्ष करती रही। और यदि आपको स्मरण हो तो 1990 के दशक में, बल्कि 1992 में श्री नरेंद्र मोदी जी एक टोली लेकर के गए थे। उनके साथ बड़े वरिष्ठ नेता भी थे, हमारे प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी और बहुत से और लोग। और वो एक ऐसा समय था कि जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था, वहाँ पर झंडा चढ़ाना तो बहुत दूर रहा, सरकार भी हमारे अनुकूल नहीं थी और सरकार भी इस बात को प्रोत्साहित नहीं करती थी, बल्कि वो समझते थे कि झंडा ना ही चढ़े, तिरंगा ना ही चढ़े तो वो भी आराम से बैठे। उस जोखिम हालात में, उस खौफ के माहौल में, बिना किसी व्यवस्था या सरकार के सहयोग के भारतीय जनता पार्टी ने तब भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले में तिरंगा चढ़ाया था। उसके उपरांत हमारी एक तिरंगा यात्रा रही, आज से कोई 8-10 वर्ष पूर्व। सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की थी। अब हो सकता है कि कांग्रेस वालों की मेमोरी शॉर्ट हो, लेकिन पब्लिक मेमोरी इज़ नॉट दैट शॉर्ट। और मुझे भली भांति स्मरण है कि श्री अरुण जेटली और श्रीमती सुषमा स्वराज को जम्मू के हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया, उन्हें हवाई जहाज़ से नीचे नहीं उतरने दिया गया और बाद में उनको गाड़ी में बिठा करके पंजाब की तरफ ले जाया गया। और हम सब कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे उस दिन हवाई अड्डे के सामने, इसलिए भली भांति वो हमारे मस्तिष्क में बात पूरी तरह से चिन्हित है। उस समय ये कांग्रेस वाले कहाँ थे? उस समय तो ये कुछ और ही कंठ और किसी और ही लहजे में बात कर रहे थे। अब जब सब जो ये ना कर सके वो हो गया, 370 जो इन्होंने ही अस्थाई रखा था, नेहरू जी ने ही कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, संविधान में लिखा टेम्पररी प्रोविजन ब्रैकेट में कि अस्थाई प्रावधान, लेकिन इनसे अस्थाई को लगभग इन्होंने स्थायी कर दिया, क्योंकि बाद में इनको लगा कि इसी में हमारा राजनीतिक हित है। तो जो काम ये अधूरा छोड़ गए वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी के आने के बाद हुआ। अब जबकि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय हो गया है, पूरी तरह से मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है, तो अब ये कौन सा जोड़ने चले? कहने का तात्पर्य ये कि शायद जोड़ने से ही इनको दुविधा है, क्योंकि इनकी राजनीति अलगाववाद के साए में पनपती रही। 10% वोट टर्नआउट हो, इनके विधायक भी बन जाए, इनके सांसद भी बन जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका वंशवाद भी चलता रहे, और शायद उसी खेल को फिर से जागृत करने के लिए आए। लेकिन आम मानस का मन बदल चुका है, और श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला भी आम इंसान अब मोदी जी के नेतृत्व की
इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। और कश्मीर का आम युवा बहुत आकांक्षी है, बहुत एस्पिरेशनल है। ही डजंट वांट टू मिस दी बस। वो नहीं चाहता कि जिस प्रकार से अनेकों अवसर मोदी जी ने देश भर में उपलब्ध करवाए हैं युवाओं के लिए, वो इससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता। विशेषकर जब उसने देखा कि पिछले 30 दशक में लगभग 2 पीढ़ियाँ इसी आतंक और इस बेहाली के माहौल में परवान चढ़ गई। 2024 के चुनाव की जब बात करें तो बीजेपी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट हुई है उसमें ये चीज़ कही गई है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में विजयी होकर के बीजेपी पार्टी आएगी और गरीब कल्याण योजना ये एक संकल्प है जो बीजेपी पार्टी ने रहा है। क्या कुछ तैयारी हो रही है 2024 की बीजेपी की तरफ देखिए, से? भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो तैयारी रहती है। ये कार्डर बेस्ड पार्टी, ऐसी पार्टी नहीं जो केवल चुनाव के समय सक्रिय रहती है। ये 24/7 365 पार्टी है। हम हर समय हर प्रकार के काम के लिए सक्षम भी हैं, तैयार भी रहते हैं। हमारे निरंतर शिक्षण प्रशिक्षण भी चलते रहते हैं। तो इसलिए तैयारी वाली बात कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक हिस्से में हर समय हर काम के लिए तैयार है, भले ही वो चुनाव का क्यों ना हो। हाँ, लेकिन अंतर ये है कि मोदी जी ने जो जन कल्याण की, जो लोक कल्याण की योजनाएं इस देश में पिछले 8-9 वर्षों में लाई हैं, उन्होंने एक नई राजनीतिक संस्कृति, एक नए पॉलिटिकल कल्चर को जन्म देने का। बिल्कुल। अब उदाहरण के तौर पर जब उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर बढ़े तो ये नहीं पूछा गया कि जात क्या है, धर्म क्या है। उस महिला से ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारा, ये भी नहीं पूछा गया कि तुमने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था कि नहीं दिया था। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई, सूची बनाई गई, कौन कौन से ऐसे परिवार थे जो उस रेखा से नीचे थे, जिनको उसकी आवश्यकता थी, उनको पहुँचाया गया और फिर ये जनता के विवेक में छोड़। तो इसलिए जनता को ये लगता है, आम आदमी को लगता है कि मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी संतान का भविष्य, मेरी अगली पीढ़ी का भविष्य यदि कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सही माने में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाली एक ये पार्टी है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि 2/3 बहुमत से भी अधिक। और दूसरा ये है कि मोदी जी के चलते जिस प्रकार का एक नया पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है, वो ना केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित रहा, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी उसका अनुसरण करने, उसका पालन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बदलती हुई फिज़ा है। पीढ़ी बदल चुकी है 70 साल के बाद। लोगों का सोचने का ढंग बदल गया, युवाओं के सोचने का ढंग बदल गया। और आज का युवा जो 70% से अधिक जनसंख्या भारत में युवाओं की है, 40 वर्ष से कम उम्र की, वो निर्णायक है, वो की वोटर है। और इसलिए तभी तो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को कतार बनाए हुए हैं। और ये जो भारत जोड़ो में चल रहे हैं, ये वो हैं जो धीरे धीरे ये भी भारतीय जनता पार्टी में ही इंतज़ार में है कि किस दिन हमें शामिल किया जाए। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, चाहे वो एक गांव के दूर दराज का इलाका हो, वहाँ पर भी लोग, एक ऐसा नाम है जो सब लोग जानते हैं और जिस नाम पर वोट भी देने निकलते हैं, भले उनको कुछ पता हो ना पता हो, मगर मोदी जी का एक ऐसा नाम है जिसके नाम पर वो वोट डालते हैं, पहचानते हैं। क्या वजह है इस लोकप्रियता के पीछे? नीतियां तो हैं, मगर ऐसी क्या कनेक्टिविटी है जो कि वो जनमानस से साध लेते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये स्वयं अपने में एक केस स्टडी है और इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात ये, जैसे आपने कहा कि पहली बार शायद ऐसे प्रधानमंत्री जो कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्वोत्तर तक जिनकी मान्यता है। हमने पहले भी प्रधानमंत्री देखे देश के एक भाग में, एक क्षेत्र में, अगर दक्षिण में है तो उत्तर में नहीं, उत्तर में है तो दक्षिण में। और हमने स्वयं पूर्वोत्तर में देखा जब 2014 में नई सरकार आई थी और वहाँ पर प्रदेशों में सरकारें भी दूसरी पार्टियों की हुआ करती थी। एक बार हमने मेघालय में इनकी जनसभा की मांग की, जनसभा में मिल गई, तो हम इस चिंता में थे कि जनसमूह कहाँ से इकट्ठा होगा, जनसंख्या कहाँ से आएगी। और जब ये पहुँचे, और हमने हालांकि बहुत मेहनत की हुई थी, तो स्पॉन्टेनियसली स्वयं छोटी छोटी बच्चियाँ और क्रिश्चियन स्कूल्स की ह्यूमन चेन बना करके अपनी वो नन्हे मुन्ने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के फ्रॉक पहन करके खड़ी हो गई इनके स्वागत के लिए। और हवाई अड्डे से लेकर के जहाँ इन्होंने जाना था उस डेस्टिनेशन तक। तो ये इसलिए है, लेकिन ये समझना अनिवार्य है कि ये कोई इस प्रकार का नहीं है कि जैसे एक फिल्म हिट हो जाती है, कोई स्टार बनता है। इसके पीछे कड़ी बरसों की मेहनत है, निष्ठा है और समर्पण है, ईमानदारी से किया गया कठोर परिश्रम है, जिसने लोगों की विश्वसनीयता जीती है। लोगों को लगता है कि अगर मोदी जी कहते हैं कि ताली बजाइए तो ताली बजाएंगे हम जाकर के।
मोदी जी कहते हैं कि दिया जले, दिया जलाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं हमारा हित है। शायद आज हमें महसूस नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, कल आएगा। और इसीलिए देखिए कोविड के खिलाफ जो ये जंग हुआ, इतनी कामयाबी से लड़ने में हम सक्षम रहे, क्योंकि मोदी जी के कहने पर 130 करोड़ का ये बहुमुखी देश, हिट्रोजेनस का, अनेकों खान पान, अनेकों भाषाएं, अनेकों तहजीबें, अनेकों परंपराएं, वो एक बद्ध होकर के अनुशासन में बंध गया। तो मुझे लग रहा है इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत, बड़ी संवेदनशीलता और 24 घंटे मंथन करते रहना, प्लेइंग विद न्यू आइडियाज़, नए प्रयोग, और बहुत सारे पिछली परंपराओं को या जो अभी बाधा बन रही थी, पिछले टैबूज़ को हटाना। शायद बहुत कम इस बात का उल्लेख आता है कि सरकार ने अभी तक लगभग 1600-1700 कानून ख़त्म कर दिए पुराने, और जिसमें से सरकार बनते ये कानून हुआ करता था कि हर युवा को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज़ अटेस्ट करवाने की शुरुआत कर दिए, और ये कहा गया, ये संदेश दिया गया कि हमें, ये ऐसी सरकार है कि हमें अपने युवाओं पर विश्वास करने की क्षमता है। तो ये बदलते समय और बदलती पीढ़ी के साथ जुड़ने के लिए जो कठोर प्रयास किया है मोदी जी ने, ये विश्वसनीयता उसके परिणाम में है। भारत की जो पोजीशन है, इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में देखी गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भारत है और सबकी नज़रें भी हमारे देश पर हैं। 2023 में जिस तरह की मेज़बानी भारत कर रहा है, चाहे G20 की बात करूं, SCO की बात करूं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है, भारत की अगुवाई भारत कर रहा है, विश्व गुरु जो कहा जा रहा है उसके रूप में भारत उभर रहा है, उसको अटेन करने की पूरी प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें ये जो जर्नी है, और खासकर बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? आपने ठीक कहा। शायद इसमें ये भी बात आपकी जोड़ दूं कि जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भारत के सुझाव में, मोदी जी के सुझाव में विश्व भर में मनाया जा रहा है, इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो ये दूसरी मर्तबा हुआ है 8-9 वर्षों में कि भारत ने एक सुझाव रखा और संयुक्त राष्ट्र ने उसको स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ साथ आज ये स्थिति है, और विशेषकर कोविड के बाद अनेकों, अभी दूसरे ही दिन वहाँ पे हमारे यहाँ नॉर्वे के प्रधानमंत्री आए हुए थे, बोले साहब हमारा तो 50 लाख का देश है, हम तिल मिला के आपने 130 करोड़ का देश संभाल लिया मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो भारत की क्षमता है, जो इनहेरेंट कैपेसिटीज़ थी, जो शायद पहले परखी नहीं गई थी, उनको उजागर करने का काम हुआ है मोदी जी की प्रेरणा से। उसका ये परिणाम है कि आज विश्व के विकसित देश भी भारत की ओर देखते हैं फॉर क्लूज़। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज दी वर्ल्ड इज़ रेडी टू बी लेड बाई इंडिया अंडर मोदी। वो भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी क्षमता, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उस स्तर तक करें कि हम मोदी जी के नेतृत्व के भारत को उस तरह का अग्रणी भूमिका निभाने के काबिल बना सकें। अमृत काल को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जोर दिया है कि जो आने वाले 25 साल हैं, इंडिया एट 100 का जो सपना है, उसको अचीव करने में एक ट्रांजिशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल देखते हैं इस ट्रांजिशन? मुझे लगता है कि सबसे अधिक रोल साइंस टेक्नोलॉजी करेगा, बल्कि लगभग, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है। हम जब आज से आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी के आधारित है। यहाँ हम बात करते हैं, विश्व भर में ये बात प्रसारित होती है, और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग ना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो जल का है, सैनिटेशन है। लेकिन इसमें भी श्रेय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के महत्व को उजागर किया, भारत की जनता को उसके प्रति जागरूक किया, और वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया। और उसका एक बड़ा प्रमुख उदाहरण ये है कि स्टार्टअप की जब बात की थी मोदी जी ने, तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आया जब उन्होंने लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जी। तो बहुत से लोग हमसे पूछते कि साहब इसका अर्थ क्या है। लेकिन उसका परिणाम ये हो कि 350 स्टार्टअप हुआ करते थे उस समय पूरे देश में, आज बढ़कर के लगभग 90,000, और यूनिकॉर्न भी 100 से अधिक हो गए। गरीब होनहार बच्चे आज करोड़पति बन गए यूनिकॉर्न के माध्यम से। और क्योंकि मोदी जी को लगा कि हर व्यक्ति को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये एक नया आयाम है टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसी प्रकार भारत के पास ऐसे सरमाए हैं। जब हम कहते हैं कि अमृत काल में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन टेक्नोलॉजी के साथ माध्यम से
हमारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल, उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा ओशन सेक्टर, हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, बंगाल की खाड़ी से लेकर के हिंद महासागर तक, कलकत्ता से लेकर के गोवा और मुंबई तक, जैसे आज तक किसी ने नहीं परखा। लेकिन हमारा ही वो देश है जहाँ पर नाम रखा गया हिंद महासागर, इंडियन ओशन, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को ये समझ में आया कि इसके भीतर कितनी संपत्ति छिपी हुई है। उस संपत्ति को निकालने का काम अब शुरू हुआ। हमारा समुद्रयान काम करना शुरू हुआ है पिछले वर्ष से, जो हमारा ही मंत्रालय है पृथ्वी विभाग का। तो कहने का तात्पर्य यही, जो अनएक्सप्लोर्ड हिमालय के हमारी अरोमा मिशन शुरू हुई है, जिसमें लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप, पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। तो ये जो हिमालयन सरमाए थे, हमारे जो समुद्री सरमाए थे, इनको कभी ना देखा गया ना समझा गया। यदि हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लें तो मुझे लगता है कि यही आने वाले 20-25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की वैल्यू एडिशन करने वाले हैं, और कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये वो सरमाया है जो दूसरे देशों के पास उपलब्ध नहीं है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को लेकर के एक जियो स्पेशल हैकाथॉन लॉन्च हुआ है। इसके की फीचर्स क्या हैं और किस तरह का अट्रैक्शन ये प्रोवाइड करेगा? देखिए, स्टार्टअप की दुनिया का एक राज हमको ये समझना होगा कि स्टार्टअप तो एक पहलू है, लेकिन सस्टेनेबल स्टार्टअप उसका दूसरा लेवल है। यदि आज मैं स्टार्टअप को शुरू करता हूँ तो उसको मैं सस्टेन कैसे करूँगा? सस्टेन करने के लिए निरंतर इनोवेशन, निरंतर नए आइडियाज़, निरंतर नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को परिचित रखना। सो यू हैव टू बी वन अप इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और इसलिए अब जैसे उदाहरण के तौर पर स्काई रूट जो हमारा स्टार्टअप था, जो रॉकेट भेजे अंतरिक्ष में पहली बार, 2 युवा थे आईआईटी के ग्रेजुएट्स, जो श्रीहरिकोटा कार्यक्रम हुआ, बाकी सारा उन्होंने हमसे सहयोग भी लिया और उन्होंने उसको विकसित किया। लेकिन एक चीज़ जो बाद में हमने देखी, उन्होंने अपनी तरफ से उसमें एक ऊपर कैमरा जोड़ दिया। यानी पहले क्या होता था कि जैसे रॉकेट ऊपर जाता था तो आप जैसे मीडिया के साथी उसका नीचे से विजुअल्स कैप्चर करते, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से ऊपर कैमरा लगा तो ऊपर के विजुअल्स समझ में आने लगी। तो इसी तरह से मैंने उनसे कहा कि आपको अगली बार कुछ और करना होगा, टू बी टू मूव ऑन। तो इसीलिए स्टार्टअप्स की इस दुनिया में आपको नए प्रयोग, नए आयाम तलाशने होंगे, और जियो स्पेशल भी वही है। जियो स्पेशल अर्थात जैसे हम पुराने ज़माने सर्वे करते थे, मापते थे धरती को, ज़माना जाता रहा। जैसे मैंने कहा कि अब तो हर पहलू में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे मैपिंग करेंगे, और मैपिंग ना केवल ज़मीन की, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, हर विषय में। और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ना केवल स्टार्टअप्स का एक विकल्प है, बल्कि रोज़गार का भी एक विकल्प होगा। इस तरह के नए कंसल्टेंट्स आएंगे आपके पास। आई कैन विजुअलाइज आने वाले ज़माने में जियो स्पेशल कंसल्टेंट होंगे। आप अपना मकान बनाना चाहती हैं तो आप उनसे कहेंगे, आर्किटेक्ट के पास बाद में जाएंगी। आप कुछ और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा डैम बनाना चाहेंगे तो उनको एंगेज करेंगे। तो ये नए नए आयाम टेक्नोलॉजी ने हमें दिया। हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, केवल हमें जानकारी का अभाव है या उसको समझने में हमें समय लग रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेकर के IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। इसके क्या ऐसे मेजर की अट्रैक्शंस होंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी एक लीप ले ली है पिछले कुछ वर्षों में। नहीं, देखिए, साइंस फेस्टिवल इस प्रकार की गोष्ठियाँ हम समय समय पर करते रहते हैं। इस बार भी इस तरह की गोष्ठी है। एक तो खैर उसका एक पहलू रहता है जो पूरी तरह एकेडमिक रहता है कि एकेडमिक दृष्टि से क्या नया शोध है, क्या नवाचार है, उसके ऊपर विचारों का आदान प्रदान हो, जानकारियाँ साझी हो। लेकिन ये जो कार्यक्रम होने वाला है जिसकी ओर आपने इशारा किया, मुझे लगता है इसकी एक विशेषता ये रहेगी, एक तो खैर ये मिलेट का साल है तो मिलेट के पहलू को तो उजागर करेंगे ही, स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ टॉयज़ को लेकर के, आपने देखा मोदी जी ने खिलौनों को लेकर, टॉयज़ को लेकर के अक्सर चर्चा की और उन्होंने इस तरफ हमारी तवज्जो। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से टॉयज़ में बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो रही है। यानी अगर बच्चा अपनी कलम से सेब के ऊपर कलम रखता है तो वो सेब को ड्रॉ करता है, जैसे आपने अपने बचपन में किया हुआ। तो जैसे जैसे वो ड्रॉ करेगा तो उसकी कलम बोलती है एप्पल, कलम बोलती है सेब। इस प्रकार की है। मैं अभी कल ही कुछ बच्चों के साथ उसका इस्तेमाल कर, तो हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो रही है। वो टॉय भी है, वो सीखने का यंत्र भी है। इसी प्रकार मुझे लग रहा है वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के
टॉयज़ के माध्यम से किस प्रकार हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, बच्चों की परवरिश को और बेहतर बना सकें, इसको लेकर के भी कुछ एक प्रदर्शनी भी होगी। मतलब एक साइंस और टेक्नोलॉजी को लैब से निकाल करके आम जनमानस की ज़िंदगी में ईज़ ऑफ लिविंग के रूप में इंट्रोड्यूस निश्चय, क्योंकि किसी भी प्रयोग, किसी भी नवाचार या किसी भी शोध का अंततः लाभ तभी है जब वो आम इंसान के जीवन में सरलता ला सके। अन्यथा यदि वो प्रयोगशाला तक ही सीमित रहे तो उसका बाहर की दुनिया को उसका कोई लेना देना नहीं रहता। और आज वो समय आ गया कि हमारे पास इस प्रकार की हर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो जीवन को सरल करती है। IISF में एक ऐसा भी दिन है जिसमें ऑल मिलेट लंच होगा, तो उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह का लंच का कैसे क्या चूँकि ये मिलेट का साल है तो ये एक स्वाभाविक है कि ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, भारत के सुझाव में मनाया जाता है, उसकी मर्यादा के अनुकूल है कि वहाँ पर भोजन का और पकवान की भी व्यवस्था उसी प्रकार की हो। साथ ही साथ जागरूकता भी पैदा होती है। अभी इस प्रकार के पहले भी आयोजन होंगे और मैंने देखा बहुत से लोग जो आते हैं उन्होंने पहले कभी उस प्रकार के खान पान का सेवन नहीं किया होता, बल्कि वो पूछते हैं कि साहब ये कैसे बना, कहाँ से बना, कैसे आया, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी है, इसकी इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज़ इतनी है कि उसके बारे में भी लोगों को रुचि पैदा होती है। और ये भारत की देन है विश्व को। सर, स्पेस सेक्टर की अगर बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर साल है 2023, इसमें चंद्रयान 3 और गगनयान की टेस्ट फ्लाइट और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेस सेक्टर में नया एक आयाम लेकर के आने वाली हैं। आने वाले वर्षों में भारत किस तरह से अग्रसर हो रहा है स्पेस सेक्टर को लेकर के, और क्या कुछ नया और होने वाला है? मैं सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, आम आदमी को भी समझाना होगा कि भारत में इतनी अधिक क्षमता थी, प्रतिभा थी, उसको अवसर नहीं दिया गया। और ये बात इसी से प्रमाणित होती है कि जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी तो तब सोवियत यूनियन और अमेरिका लगभग चांद की धरती पर अपना मानव उतारने के लिए तैयार थे। सन 1969 में उतर भी गया नील आर्मस्ट्रांग का एक अमेरिकन मानव। तब हम अपने प्रारंभिक फेज़ में थे। सारा भाई अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर लेकर के जाते थे। उस स्थिति से हम यहाँ तक पहुँचे और उसका श्रेय भी मैं मोदी जी को दूंगा कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से स्पेस को प्रोत्साहित किया गया, अतिरिक्त फंडिंग हुई, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कहाँ है श्रीहरिकोटा, कहाँ रॉकेट उड़ते हैं। आज वहाँ पर PP मॉडल में हमारे पास लगभग 2-3 वर्षों के भीतर 100-150 स्टार्टअप्स हो गए स्पेस में। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के नया फॉरेन सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि अब आज हम अमेरिका के सैटेलाइट्स लेकर के वहाँ से पैसे कमा रहे हैं जो हमसे आगे हुआ करते। हमारे जो चित्र हैं, हमारी जो इनपुट्स हैं मंगलयान की, वो नासा उपलब्ध करवा रहा है। तो यानी हम स्पेस के क्षेत्र में लगभग प्रथम श्रेणी में आकर के खड़े हो गए। और हमारा महत्वपूर्ण जो मिशन है वो रहेगा गगनयान, जिसकी ओर आपने इशारा किया। उसके 2 टेस्ट फ्लाइट्स रहेंगे जो नॉन ह्यूमन, क्योंकि वापस जब लौटना है तो समुद्र में किस प्रकार से उसकी लैंडिंग होगी। पहला बिल्कुल ही अनमैन्ड होगा, दूसरा रोबो मैन्ड होगा। एक वायुमित्र नाम की रोबो, एक महिला रोबो उसमें रहेगी। और तीसरा होगा जिसमें वाकई मानव रहेगा, वो अगले वर्ष। और वो उसका महत्व ये है कि टोटली इंडिजिनस। वैसे तो अंतरिक्ष में पहले भी एक भारतवासी गए थे, राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर, परंतु वो सोवियत मिशन था। ये मिशन भी हिंदुस्तानी, इसको बनाने वाले भी हिंदुस्तानी, नट बोल्ट से लेकर के अंत तक हिंदुस्तानी, और इसमें यात्रा करने वाले भी हिंदुस्तान। और सर, इसका विजन भी हिंदुस्तान ने ही जो लेकर के आया है विश्व के सामने। निश्चय ये इससे न केवल शोध के क्षेत्र में बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है, जो नेविगेशन है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो टेलीमेडिसिन है, ये जो 4G, 6G, 7G आप देखती हैं, इस सब क्षेत्रों में भारत को एक दूसरे देशों की तुलना में बढ़त मिलने का एक अवसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती बहुमूल्य समय आपने हमें दिया और इस तरह का जो हमारा शो है, इस साल का पहला जागरण डायलॉग्स आपके साथ करने का हमें मौका मिला। धन्यवाद, धन्यवाद स्मृति। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।